कल्पना कीजिए कि आज अगर भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता तो क्या होता। भारत के पास अगर पश्चिमी देशों के मुकाबले ज़्यादा संपत्ति होती तो क्या होता। आज चलते हैं उस ऐतिहासिक सफ़र पे जब भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था और फिर वक्त बदल गया। ये देश समृद्धि से एक बदहाली की ओर धकेल दिया गया, एक गुलाम देश बना दिया गया। जो हमारा था वो हमसे छीन लिया गया, चुरा लिया गया। बात है 16वीं सदी आखिरी साल, जब भारत समृद्ध हुआ करता था। उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। उस समय भारत दुनिया के दौलतमंद देशों में से एक था। उस समय संपत्ति के मामले में सिर्फ चीन का मिंग राजवंश ही भारत की बराबरी कर सकता था। दूसरी तरफ उस समय ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 3% माल ही ब्रिटेन में तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। उसी दौरान ब्रिटेन के एक व्यापारी जिसका नाम राल्फ फिच था को व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत के मसाले और इसकी समृद्धि के बारे में पता चला। तारीख 31 दिसंबर सन 1600 राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों ने एक कंपनी की नींव रखी और ये कंपनी थी इसने महारानी एलिजाबेथ I से पूर्वी एशिया में व्यापार पर अधिकार प्राप्त किया। अगस्त 1608 भारत का सूरत बंदरगाह हेक्टर नाम के एक जहाज ने लंगर डाला और इसके साथ ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यही वो कंपनी थी जो भविष्य में ब्रिटेन से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। उस समय तक बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर ने गद्दी संभाली। 1 साल के अंदर हेक्टर जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा, लेकिन उसे अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली और वो वापस लौट गया। उसे ये एहसास हुआ था कि अनुमति के साथ साथ उसे मुगलों की सहयोग की भी जरूरत थी। और फिर आया ब्रिटेन का एक और व्यक्ति, थॉमस रॉ, जिसे शाही दूत के रूप में भेजा गया था। सन 1615 जब थॉमस रॉ आगरा पहुंचे तो उन्होंने बादशाह को ढेर सारा बहुमूल्य उपहार दिया और बादशाह से मिलकर व्यापार में अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। दरअसल ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध कायम करना जहांगीर की प्राथमिकता में था ही नहीं। फिर आया साल 1618। 3 साल की लगातार कोशिशों का परिणाम ये हुआ कि जहांगीर ने व्यापार के लिए अनुमति के दस्तावेज पर दस्तखत किए और समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह पर खरीदने और बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। बदले में उन्हें यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था, लेकिन उस समय यूरोप में बनता ही क्या था। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, विदेशों में उन्हें महंगे दामों पर बेचते और खूब मुनाफा कमाते। साल 1670 ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में अपने प्रतिद्वंदी पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला किया, युद्ध जीते और धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। सन 1707
औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इन परिस्थितियों का लाभ कंपनी ने उठाया और लाखों स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया। इस समय यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी और वो थी औद्योगिक क्रांति। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति की वजह से युद्ध की तकनीक में भारी बदलाव आया और इस वजह से कंपनी की सेना एक के बाद एक पुरानी तकनीक से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। साल 1756 नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे अमीर राज्य बंगाल के शासक बने। दरअसल मुगल शासन के राजस्व का आधा हिस्सा इसी राज्य से आता था। उस समय बंगाल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू किया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को ऐसा न करने के लिए संदेश भेजा, लेकिन कंपनी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। 23 जून 1757 जगह पलासी भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसने कंपनी की शक्ति और रुतबे को और बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। उन्नत हथियारों और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हो गए। लेकिन अब अंग्रेज मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे और इस प्रकार भारत में लूटपाट का युग आरंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी तो थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती तो वहां सेना उसे संभव बना देती। कंपनी की सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। अगस्त 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया। इसके बाद भारत कंपनी के शासन के अधीन आ गया, अर्थात पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। औद्योगिक क्रांति के बावजूद ब्रिटेन के बने कपड़े भारत में नहीं बिक रहे थे, क्योंकि भारत में बने कपड़े उनसे कहीं ज्यादा उच्च क्वालिटी वाले थे। फिर क्या था, सभी स्थानीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया। ढाका, जो उस समय कपड़ा उद्योग का एक मशहूर केंद्र था, वहां के आधे से ज्यादा कपड़ा बुनने वाले बर्बाद हो गए। किसानों की आय पर 66% कर लगा दिया गया और धीरे धीरे भारत को औद्योगिक देश से एक कृषक देश में बदल दिया गया, ताकि ब्रिटेन में निर्मित सामान भारत में बेचा जा सके। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि एक निजी कंपनी ने अपनी थल और नौसेना की मदद से 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना दिया था। हालांकि कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय का निर्माण किया, रेल चलाई, मगर इन परियोजनाओं ने जनता को परिवहन की सुविधाएं तो दी, लेकिन इसका असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम और मसालों के कारोबार को बढ़ावा देना था। सन 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों और सड़कों पर लटकाकर मार डाला। बहुत से लोगों को कुचल दिया गया। अगले वर्ष 1 नवंबर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर से खत्म हो गया और भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन हो गया।